जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में, जो कि बिहार दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगर मेरे चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ध्वनि तरंगों की प्राकृतिक होती है। बताना है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य। ध्वनि क्या होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। सेकंड है कि निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। बताना है कि कौन सा जो कथन है ध्वनि तरंगों के लिए पुष्टि करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर चाल कितनी होती है ध्वनि की? तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि आवर्षय तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। बताना है कि आवर्षय तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से कम। ये जो आवर्षय तरंगी है 20 हर्ट्ज से कम होती है और 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के बीच श्रव्य तरंगे होती है। ये जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच श्रव्य तरंगे होती है और 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होती है वो पराश्रय तरंगे होती है। ये जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रय तरंगे होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि पराश्रय तरंगे वे ध्वनि तरंगे होती जिनकी आवृत्ति देखिए बताएं। तो आवृत्ति कितनी होती है पराश्रय तरंगे की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये जो है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ये जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये पराश्रय तरंगे होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि पराश्रय तरंगों मनुष्य द्वारा क्या, देखिए मनुष्य जो है पराश्रय तरंगे सुन सकता है कि नहीं सुन सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये जो पराश्रय तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पराश्रय तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। बताना है कि पराश्रय जो तरंगे हैं सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उसको उत्पन्न किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन। गाल्टन ने जो है पराश्रय तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि शिकार, परभक्षियों या बधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। बताना है कि शिकार, परभक्षियों या बधाओं का पता लगाने के लिए ये चमगादड़ तथा डॉल्फिन ये किस ध्वनि का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। ये जो है प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। ये जो है जो ध्वनि निकालते हैं और ये जो ध्वनि रिटर्न होती है उसी ध्वनि के प्रतीक्षा करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बताना है कि कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले घरों से दूर भगाने के लिए किस तत्वों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। ये जो अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? हानि पहुंचाने वाले कीड़ों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि ध्वनि का तरत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है। ये जो ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति पर। ये जो है अब ध्वनि का पिच यानी आवाज़ मोटी या पतली किस पर निर्भर करते हैं। तो उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। ये जो है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पराश्रय तरंग का। ये जो है पराश्रय तरंग का प्रयोग किया जाता है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या होती है। ये जो है 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के बीच कौन सी ध्वनि होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि, जिसे मनुष्य सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि तरंग का वेग, भी वेग हो गया, आवृत्ति एन तथा डेल्टा तरंग दैर्ध्य से संबंधित किया जाता है। बताना है इसका संबंध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भी बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य, एन गुना डेल्टा होता है।
नेक्स्ट देखते हैं कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़। देखिए ये जो है चंद्रमा पर जो विस्फोट होता है वह धरती पर पृथ्वी पर सुनाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये जो है वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, ये जो वहाँ वायुमंडल नहीं है इसी के कारण जो है जो विस्फोट होता है चंद्रमा पर वो पृथ्वी पर सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट देखते हैं कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है। ये जो है चमगादड़ है अंधेरे में उड़ सकती है, क्यों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। ये जो कथन है कारण है चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती हैं। कथन दिया गया है कि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है और उसका कारण है चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये जो है ए सही है परंतु आर गलत है। ये जो कारण गलत है, ये इंफ्रासोनिक तरंग उत्पन्न नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? बताना है कि वायु में ध्वनि की जो चाल है 332 मीटर पर सेकंड, जबकि दाब जो है बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि की चाल जो वहीं रहेगी 332 मीटर पर सेकेंड। ये दाब पर निर्भर नहीं करते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। बताना है कि निम्न द्रवों में से ध्वनि जो है सबसे तेज यात्रा करती, किस में यात्रा करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्टील में। स्टील में जो है ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? बताना है कि बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद जो बादलों की गर्जन सुनाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है, इसी के कारण जो पहले चमक दिखाई देती है और उसके बाद गर्जन सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। बताना है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो इसका सही आंसर है जो है 220 मीटर पर सेकेंड। गलत है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए जो है 330 मीटर पर सेकेंड। वायु में जो ध्वनि का वेग होता है 330 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। बताना है कि किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। ठोस में। ये जो है सबसे तेज ध्वनि ठोस में चलती है, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। ध्वनि सबसे तेज चलती है ठोस में, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में। नेक्स्ट देखते हैं कि ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है। देखिए ध्वनि का वेग जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये जो है भिन्न भिन्न होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। बताना है कि जो 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। लोहा में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये कथन गलत है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है। और आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग परिवर्तित नहीं होता, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी जो है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं कि वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है। वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तापमान के घटने से घटता है। ये जो तापमान के घटने से घटता है, वायु जो है तापमान पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया है कथन और कारण। रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। इसका कारण क्या है। कारण है प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पाराध्वनिक विमान उड़ते हैं। ये जो पाराध्वनिक विमान उड़ते हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। ये जो है ध्वनि की चाल से अधिक चाल से पाराध्वनिक विमान उड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं कि वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग अनुपात को क्या कहते हैं। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैक संख्या। वस्तु के वेग तथा ध्वनि का वेग बराबर मैक संख्या होती है। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में क्या होता है। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायुयान के लिए। मैक का प्रयोग किया जाता है वायुयान के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। देखिए ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल में। ध्वनि जो है डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि साधारण बातचीत के मनुष्य की ध्वनि की प्रति तीव्रता कितनी होती है। बताना है कि साधारण बातचीत जो होती है मनुष्य के लिए वो कितनी तीव्रता होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 से 40 डेसिबल होनी चाहिए ध्वनि की तीव्रता साधारण बातचीत के लिए। नेक्स्ट देखते हैं ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, क्या कहलाती है। ये जो है ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तारत्व। ये जो है तारत्व पर निर्भर करती है उसकी ध्वनि। नेक्स्ट देखते हैं ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण जो है ध्वनि जो है मोटी और पतली होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तारत्व के कारण। तारत्व के कारण जो है मनुष्य की ध्वनि तीव्रता या पतली या मोटी होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्यों। महिलाओं की आवाज़, ये जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ क्या होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तारत्व अधिक होता है। इसी के कारण जो है महिलाओं की आवाज़ तीक्ष्ण होती है, तेज होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है। एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की आवाज़ का तरत्व पुरुष की आवाज़ के तरत्व की तुलना में अधिक होती है, इसीलिए ये जो बच्चे की आवाज़ प्रिय लगती है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्यों। स्त्री की आवाज़ क्या होती है। स्त्री की जो आवाज़ है पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उसकी आवृत्ति अधिक होती है। ये जो है स्त्री की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्री की आवाज़ जो है आवृत्ति अधिक होती है। इसी के कारण यदि सितार या और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। किसके कारण जो है सितार और बांसुरी में अंतर किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केवल ध्वनि गुणता। ये जो केवल ध्वनि गुणता के कारण ही उसमें अंतर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। बताना है कि कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, घ्रुवण। घ्रुवण जो है ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ध्वनि तीव्रता के डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। कितना डेसिबल के ऊपर व्यक्ति जो है नहीं सुन सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 95 डेसिबल के ऊपर जो होता है वो मनुष्य नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। बताना है कि किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हवाई जहाज़ की उड़ान भरने में। ये जो है हवाई जहाज़ की उड़ान भरने में सबसे ध्वनि प्रदूषण होता है। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण किसका है। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी जो आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह घटना का उदाहरण किसका है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉपलर प्रभाव। ये जो है डॉपलर प्रभाव के कारण रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ नज़दीक आती तेज सुनाई पड़ती और दूर जाते घटती जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्यों? एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी के चंद्रमा को सतह पर नहीं सुन सकता है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। बताना है कि कौन सी प्रक्रिया है प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, घ्रुवण। घ्रुवण जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह से समीप रखते हैं, क्यों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है, इसलिए कोई व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता, यानी ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? बताना है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि का कारण है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? बताना है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर। ये जो है ये दीवार है, यहाँ से ध्वनि जाती है और ये रिटर्न आती है, तो इसको 17 मीटर दूर होना चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। जो रडार की कार्यप्रणाली जो है किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? बताना है कि प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच के समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1/10 सेकंड से अधिक। ये जो है 1/10 सेकंड से अधिक आवाज़ हमारे कानों तक रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ये जो है अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें छत व फर्श किसी रसेदार पदार्थ के होते हैं, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। ये जो है ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकता है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे जो है किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितने परावर्तक तल से कितनी दूर पर खड़ा होना चाहिए? फीट में बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 56 फीट। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताना है कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन। ये जो है स्टेथोस्कोप परावर्तक के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है, किसके कारण उत्पन्न होती है? ये जो है प्रतिध्वनि जो है किसके कारण उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ये जो है सोनार जो है अधिकांशतः प्रयोग किस में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यह वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ प्रगति लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए, जो कि ऐसा ही डेली वीडियो अपलोड होता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।